बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टाइम सीरीज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज़ टेस्ट ऑफ स्टेशनैरिटी। इसमें हम स्टेशनैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, यूनिट रूट प्रोसेस क्या होता है, ट्रेंड स्टेशनरी प्रोसेस और स्टोकास्टिक प्रोसेस, ये सारा हम अपनी क्लास में कवर कर चुके हैं। तो अब कोई भी सीरीज़ स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है उसका कैसे पता चलेगा? For that, there are some formal and informal tests. तो उनको देख लेते हैं। पहला टेस्ट जो हम देखेंगे वो है ग्राफिकल एनालिसिस। अब ग्राफिकल एनालिसिस में हम सिंपली हमारी जैसे जीडीपी सीरीज़ है हमारे सामने, उसका चार्ट है। ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि जीडीपी की क्या वैल्यूज़ रही हैं। अब ग्राफिकल एनालिसिस से हम स्टेशनरिटी को चेक कर सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी की लाइन है दैट इज शोइंग एन अपवर्ड मूवमेंट। इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ आपका जो जीडीपी की मीन वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो जब भी किसी सीरीज़ की मीन वैल्यू ओवर टाइम इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि वो सीरीज़ नॉन स्टेशनरी है, क्योंकि इसका मीन ओवर टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। सो प्लॉट की हेल्प से या डायग्राम की हेल्प से हम इस तरह से चेक करते हैं कि वेदर आवर सीरीज इज स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में क्या है ऑटो कोरिलेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारी एक पूरा चैप्टर था हमारा, वॉयलेशन थी हमारी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जो हमने कुछ assumptions पढ़ी थी। Autocorrelation is the correlation coefficient. However, instead of correlation between two different variables, the correlation is between two values of the same variable at time yt and t minus k. तो अब इसमें k क्या होगा कि आपका 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। तो ऑटो कोरिलेशन आपकी एक किसी भी सेम वेरिएबल की दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर कोरिलेशन को चेक करता है। के क्या हो गया कि आपका टाइम गैप है बीइंग कंसिडर, और ये लैग कहते हैं हम के को, कि आप किस लैग पर ऑटो कोरिलेशन चेक कर रहे हैं। एट लैग 1 ऑटो कोरिलेशन इज द कोरिलेशन बिटवीन वैल्यूज दैट आर वन पीरियड अपार्ट। ठीक है। अगर एक लैग है तो मीन्स एक टाइम पीरियड का फर्क है। इसी तरह से अगर आप yt और yt माइनस 2 का देख रहे हैं ऑटो कोरिलेशन, तो वो वैल्यूज दो टाइम पीरियड्स अपार्ट होंगी। इन जर्नल हम कहते हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एट लैग k इज डिनोटेड बाय रो k। k मीन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, रो के इक्वल्स गैमा के अपॉन गैमा नॉट। तो गैमा के है आपका कोवेरियंस एट लैग के और गैमा नॉट है हमारा वेरियंस। अच्छा, so variance and covariances are obviously measured in same units. That's why जो रो के है हमारा is a unitless और pure number. हमें पता है हमारा जो ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है that we know from course of statistics कि उसकी वैल्यू it lies between -1 and +1, परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। अच्छा, जब हम हमारा जो ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसको हम लैग के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन कोरेलोग्राम। ये बहुत फेमस आपकी टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स में एक डायग्राम है जिसका नाम कोरेलोग्राम है। कोरेलोग्राम ऑब्वियसली दो वर्ड से मिलके बना है, कोरिलेशन एंड डायग्राम, तो ये कोरेलोग्राम है। मीन्स ये आपको जो डायग्राम होगी ये आपको ऑटो कोरिलेशन शो करेगी एट डिफरेंट लैग्स। अच्छा अच्छा, इन रियलिटी हम ज़ाहिर बात करते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम सैंपल को स्टडी करते हैं। तो हम सैंपल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं जो हमारा रो हैट के हो जाता है
और उसका फार्मूला भी गिवन है, यू कैन सी वही कोवेरियंस का फार्मूला है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, वही आपकी बुक में दिया हुआ है। तो सैंपल कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होगा, दैट इज गैमा हैट के डिवाइडेड बाय गैमा हैट नॉट। So the plot of rho k hat against k is known as sample correlogram. अब हम देखेंगे कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की हेल्प से हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि हमारी टाइम सीरीज जो वेरिएबल है वो स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। तो आगे हम कुछ ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस के थ्रू कोरेलोग्राम्स बनाएंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है। तो अच्छा, अब हमने दो चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। हमने एक वाइट नॉइस प्रोसेस पढ़ा था जो हमने कहा था इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी सीरीज। ठीक है, वाइट नॉइस जो प्रोसेस होता है दैट इज़ अ स्टेशनरी सीरीज। और एक हमने यूनिट रूट की क्लासिक एग्जांपल पढ़ी थी विच वाज रैंडम वॉक मॉडल। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का कोरेलोग्राम स्टडी करेंगे और विल हैव एन आइडिया कि स्टेशनरी सीरीज की कोरेलोग्राम कैसी होती है और नॉन स्टेशनरी सीरीज की कोरेलोग्राम किस तरह की होती है। तो अभी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने ऑटो कोरिलेशन, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन लिखा हुआ है। फिर इसके बाद ये जो 1 2 3 वाला कॉलम है ये लैग है। जो AC कॉलम है वो ऑटो कोरिलेशन की वैल्यूज हैं एट डिफरेंट लैग्स। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन को हम आगे जाके स्टडी करेंगे, फिलहाल उसको हम रहने देते हैं। क्यू स्टेट का कॉलम है और आखिर में जो P वैल्यू होती है वो दी गई है। यू शुड रिमेंबर कि जो P वैल्यू लेस देन 5% हो, जो लेस देन 0.05 हो, वो सिग्निफिकेंस को शो करती है। उसमें हम H नॉट को रिजेक्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी अगर 5% से ज़्यादा हो तो वी एक्सेप्ट H नॉट और हमारा जो कोफिशिएंट होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो आप ये देख लें कि ये डिफरेंट लैग्स पे जो ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू है सामने उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है कि ये जो ऑटो कोरिलेशन है ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। इसकी तरफ आते हैं। पहले जो फर्स्ट कॉलम में ऑटो कोरिलेशन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि कैसे स्टडी करना है हमने। अब इसमें जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है ये प्रेजेंट करती है आपके ज़ीरो एक्सिस को, and the observations which are above the line are positive values and those which are below the line are negative values. अब इस डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वाइट नॉइस प्रोसेस है उसकी जो ऑटो कोरिलेशंस हैं एट वेरियस लैग्स वो ज़ीरो के अराउंड ही घूम रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, ना पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू है ना नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है, बस वो ज़ीरो के पास पास है। तो अब इस तरह की जो कोरेलोग्राम है वो एक स्टेशनरी टाइम सीरीज की होती है। ठीक है, तो अब अगर किसी भी इकोनॉमिक टाइम सीरीज की कोरेलोग्राम इस कोरेलोग्राम को रिजेंबल करे, इसके जैसी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेशनरी सीरीज है। इसमें आप देख रहे हैं जो स्पाइक्स आ रहे हैं ना ऑटो कोरिलेशन के, वो उसके बैंड के अंदर अंदर ही हैं, जीरो के पास पास है। तो दैट मीन्स वो इनसिग्निफिकेंट ऑटो कोरिलेशन है। इट मीन्स आपकी जो सीरीज है वो स्टेशनरी है। आप इसी चीज़ को वैल्यूज़ के थ्रू भी दे सकते हैं। जो ऑटो कोरिलेशन का कॉलम है उसमें आप देखें फर्स्ट लैग पर क्या वैल्यू है, 0.022। हमने क्या कहा था, ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू होती है इन द रेंज ऑफ -1 to +1, परफेक्ट नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर अब आप नेगेटिव साइड पे देखें तो ये 0.02 बहुत कम वैल्यू है। अगर ऑटो कोरिलेशन ज़्यादा होती तो ये वैल्यू -1 के करीब होती, मतलब -0.9, -0.8, ठीक है, इस तरह की वैल्यू होती है। लेकिन ये बहुत स्मॉल वैल्यू है और अगर आप देखें इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू तो वो है 0.629 विच इज़ मच ग्रेटर देन 5%। 0.5 से बहुत बड़ी वैल्यू है। तो मीन्स ये जो ऑटो कोरिलेशन है ये इनसिग्निफिकेंट है, ये कोई इतनी बड़ी ऑटो कोरिलेशन नहीं है जिसको हम कंसिडर करें। इसी तरह से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू जो 30 लैग्स दिए हुए हैं इन सबको देखें
तो इन सब की बहुत छोटी छोटी ऑटो कोरिलेशन की वैल्यूज़ हैं और इनकी सिग्निफिकेंस को देखें तो प्रोबेबिलिटी के कॉलम में आप देख रहे हैं कि जो सारे कोफिशिएंट्स हैं ऑटो कोरिलेशन के वो हाईली इनसिग्निफिकेंट है, मतलब किसी भी लैग पर ऑटो कोरिलेशन नहीं है। तो ये एक स्टेशनरी सीरीज की कोरेलोग्राम हो गई। इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि कोई भी सीरीज जिसकी कोरेलोग्राम इस तरह की होगी जिसमें बहुत छोटे छोटे स्पाइक्स होंगे जो जीरो के करीब होंगे तो वो आपकी सीरीज स्टेशनरी होगी। अब देख लेते हैं एक नॉन स्टेशनरी सीरीज विच इज़ अ रैंडम वॉक प्रोसेस, उसकी कोरेलोग्राम कैसी होती है। So this is the parallelogram of a random walk process. Now you can see clearly कि जो ऑटो कोरिलेशन आप देख रहे हैं उसके कितने बड़े बड़े स्पाइक्स हैं, ठीक है, हर लेग पर फ्रॉम 1 to 33 लेग्स, हर लेग पर ऑटो कोरिलेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। इस चीज को हम चेक कर सकते हैं, जो ऑटो कोरिलेशन की वैल्यूज अगर आप देखें तो आप देखें 0.99 1 के बिल्कुल करीब है, 0.98, 0.97, 96 और जो लास्ट लैग है उसकी भी 0.81 है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑटो कोरिलेशन है और इनकी सिग्निफिकेंस को हम कंफर्म कर सकते हैं पी वैल्यू से, विच इज़ 0.0, मतलब 0.05 से या 5% से सिग्निफिकेंटली लेस है, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो पे है। तो मीन्स ये जो हाईली सिग्निफिकेंट आ रहा है हमारा ऑटो कोरिलेशन एट ईच लैग। तो जो भी रैंडम वॉक प्रोसेस होगा, जो भी नॉन स्टेशनरी सीरीज होगी, उसकी कोरेलोग्राम इस तरह की होगी। अब हमने जीडीपी की बात की थी जब हम ग्राफिकल एनालिसिस को देख रहे थे, तो हम जीडीपी की कोरेलोग्राम देख लेते हैं कि वो कैसी होती है। अब जीडीपी का वहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि जीडीपी की लाइन ओवर टाइम इंक्रीज हो रही है, विच इज शोइंग कि मीन ऑफ द जीडीपी इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम, तो हेंस दैट इज अ नॉन स्टेशनरी सीरीज। तो अब इस तरह ऑटो कोरिलेशन से देख लेते हैं कि वो स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। So this is the parallelogram of the GDP time series. Now you can see ऑटो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। इनिशियल जो लैग्स हैं उन पे तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, उसके स्पाइक्स कितने बड़े बड़े हैं और एक ज्योमेट्रिक डिके है इस ऑटो कोरिलेशन में। डिके मतलब डिक्लाइन, किस तरह से कि फर्स्ट लैग पे सबसे ज़्यादा ऑटो कोरिलेशन है, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो है 0.96, सेकेंड लैग पे 0.93, थर्ड लैग पे ऑटो कोरिलेशन है 9, फिर 0.8, 0.83, 0.79, 0.75। अब आप देख रहे हैं हर लैग पे आहिस्ता आहिस्ता जो ऑटो कोरिलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, ठीक। अगर इन ऑटो कोरिलेशन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी हम देखें फॉर सिग्निफिकेंस तो हमें बता रहा है कि इन 25 लैग्स की ये जो है ये हाईली सिग्निफिकेंट ऑटो कोरिलेशन है, प्रोबेबिलिटी इज जीरो, मच लेस देन 5%। तो जीडीपी को हमने कहा था वो एक नॉन स्टेशनरी सीरीज है, तो आपको करेलोग्राम ने और उसकी सिग्निफिकेंस ने, ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट ने भी बता दिया कि जो जीडीपी टाइम सीरीज है वो एक नॉन स्टेशनरी सीरीज है, ठीक है। अब जो एक नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज है आपने उसको देख लिया कि जब हम वाइट नॉइज की बात की थी, जो बिल्कुल ही वाइट नॉइज था, कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं थी, तो वो जीरो के पास पास उसके स्पाइक्स रहते हैं। जो रैंडम मॉक थी उसके बहुत बड़े बड़े स्पाइक होते हैं। इसी तरह पे हमारे पास जो इकोनॉमिक टाइम सीरीज थी जीडीपी, उसकी आपने देख ली कोरेलोग्राम के, उसमें एक ज्योमेट्रिक डिके था। इनिशियल लैग्स पे हाईएस्ट ऑटो कोरिलेशन है, आहिस्ता आहिस्ता ऑटो कोरिलेशन कम होती जाती है, लेकिन हर लैग पर ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सो दैट मीन्स now you should be able to know by looking at the parallelogram of time series कि ये वेरिएबल स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। अच्छा, अब इसमें जो हम लैग्स ले रहे हैं, जैसे 1 से 25 लैग्स है या 1 से 33 लैग्स है, इसको आप बेसिकली जो हम बार बार मैं ये दो क्राइटेरिया की बात करती हूँ, एक इकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन और एक शॉर्ट्स इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, हम उसकी हेल्प से भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने लैग्स पर ऑटो कोरिलेशन को चेक करना है। और इन सारे लैग्स की जो है सिग्निफिकेंस चेक करने का जो मेथड है वो आपकी बुक में गिवन है, आप उसको देख सकते हैं।
उसमें वही बात है, उन्होंने कोई भी एक ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू ले लें। फॉर एग्जांपल अगर हम ये 10th लैग पे वैल्यू देख लेते हैं। 10th लैग पे क्या वैल्यू है? 0.638 वैल्यू है। अगर हम देखें कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं, हम इसके अराउंड एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे 95.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल का, और देखेंगे कि उस इंटरवल में ये वैल्यू लाई करती है या नहीं लाई करती। अगर ये वैल्यू उस इंटरवल में lie करती है, तो we do not reject the hypothesis that the true row k is zero. But if this interval, uh, if this interval includes the value of zero, we do not reject the hypothesis. And if this interval does include zero, we reject the hypothesis that true row k is zero. इसका ये जो है, ये मैं आपको क्लास में भी आप आएंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से इसकी सिग्निफिकेंस हम इंटरवल कंस्ट्रक्ट करके भी निकाल सकते हैं। Now moving on to the third test, which is the most important test of testing stationarity, which is the unit root test. Starting from इसको हम कहते हैं जी डिकी फुलर टेस्ट। इसमें आप देखें हमारे पास ये इक्वेशन है वाई टी इक्वल्स फाई वन वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। हम वाई टी माइनस वन को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वाई टी माइनस वन को दोनों साइड से आप देख लें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब वाई टी माइनस वन को हम लिख लेंगे डेल्टा वाई टी, और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें से हम वाई टी माइनस वन को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फाई वन माइनस वन ब्रैकेट वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। अच्छा, अब फाई वन माइनस वन को हम ले रहे हैं फाई वन स्टेरिक, तो हमारे पास इक्वेशन वन बन जाती है। अब हम यूनिट रूट टेस्ट करेंगे ऑन फाइव वन स्टेरिक, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये ध्यान रखना है कि फाइव वन स्टेरिक किससे बना है। फाइव वन स्टेरिक इक्वल्स फाइव वन माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए हमने एच नॉट क्या टेस्ट करना होगा कि फाइव वन स्टेरिक इक्वल जीरो। अब फाइव वन स्टेरिक इक्वल जीरो कब होगा? जब फाइव वन वन होगा। कैसे? कि आप जब फाइव वन की जगह अगर आप वन सब्सिट्यूट करें और उसमें से वन माइनस करें तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो दैट मीन्स फाइव वन स्टेरिक वुड बी ज़ीरो। हमने ये हाइपोथेसिस चेक करना है कि फाइव वन स्टेरिक ज़ीरो होगा, उसका मतलब है कि फाइव वन वन होगा, और दैट वुड बी अ यूनिट रूट प्रोसेस। अगर फाइव वन लेस देन ज़ीरो होगा, दैट मीन्स फाइव वन लेस देन वन है, तो हमारी सीरीज वुड बी स्टेशनरी। ये तो आपको पता है ना कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी इक्विलिब्रियम के फाइनाइट होने के लिए ज़रूरी है कि फाई की वैल्यू इन एब्सोल्यूट शुड बी लेस देन वन, और जब किसी भी इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन वन होती है, फाई की वैल्यू उसमें लेस देन वन होती है, तो वो एक स्टेशनरी इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो इसका जो टी स्टैट बनेगा वो हमारे पास इस तरह से आएगा, जो फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। अब फाइव वन स्टेरिक अंडर एच नॉट ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू आ गई है वो फाइव वन स्टेरिक हैड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आयरन ऑफ फाइव वन हैड स्टेरिक। आप इक्वेशन वन को एस्टिमेट करेंगे। We will take first difference of yt and regress them on yt minus 1, and then we'll see if estimated slope coefficient in this regression is zero or not. Phi 1 steric को देखेंगे। अगर phi 1 steric 0 है तो yt नॉन स्टेशनरी है, अगर वो नेगेटिव है तो yt स्टेशनरी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि जब हम phi 1 हैट स्टेरिक को कैलकुलेट करते हैं अंडर नेट नॉट, उसमें हम क्या अज्यूम करें, हमारा एच नॉट क्या था कि आवर सीरीज इज यूनिट रूट मींस नॉन स्टेशनरी, ठीक है। तो हम फाइव वन हैट स्टेरिक को कैलकुलेट करते हैं अंडर एच नॉट विच इज़ अ नॉन स्टेशनरी सीरीज, हैंस फाइव वन स्टेरिक वुड बी बायस्ड एंड इट वुड मेक योर टी स्टैट बायस्ड, ठीक है। क्योंकि वो नॉन स्टेशनरी है तो वो बायस्ड होगा, तो वो आपके टी को भी बायस कर देगा। इसलिए हम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़ नहीं होगी, ठीक है। हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं कह सकते, इस वजह से हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ नहीं करेंगे। सो we estimated t value of the coefficient of yt minus 1
that would follow tau statistics which is developed by Dickey and Fuller. ठीक है, तो हम टी टेस्ट यूज नहीं करेंगे, हम टाउ टेस्ट यूज करेंगे. ठीक है, ओके. टाउ की जो वैल्यूज है डिफरेंट, वो डिकी फुलर ने दी हुई हैं आपकी बुक के एंड में. जैसे टी का टेबल होता है ना, वैसे टाउ का टेबल भी गिवन है. हर लैग के लिए आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं. तो यू कैन लुक एट द अपेंडिक्स टू योर बुक. अच्छा, इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं. अगर वाई टी आपका रैंडम वॉक है तो हमारे पास हमने कर लिया था डेल्टा वाई टी 5 वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी. अगर वाई टी आपका रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट है, उसमें ड्रिफ्ट पैरामीटर भी आ जाएगा, तो आप बीटा 1 ऐड कर देंगे. अच्छा, फिर अगर वाई टी एक रैंडम वॉक है विद ड्रिफ्ट एंड ट्रेंड, तो उसमें क्या होगा, हम इंटरसेप्ट भी ऐड कर देंगे और टाइम ट्रेंड भी ऐड कर देंगे सेम इक्वेशन में. तो वाई टी इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा टी प्लस 5 1 वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी. अच्छा, अब इसकी यूनिट रूट टेस्ट करने की इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने कहा था कि हम वाई टी माइनस 1 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा वाई टी आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे अल्फा प्लस बीटा टी प्लस 5 1 स्टेरिक, जो कि पहले की तरह किसके इक्वल है, 5 1 माइनस 1 इंटू वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी. ठीक है. अच्छा, इसका भी यूनिट रूट इसका भी नल हाइपोथेसिस वही होगा कि अगर 5 1 स्टेरिक 0 है तो यूनिट रूट प्रोसेस है, अगर लेस देन 0 है तो स्टेशनरी है. क्योंकि 5 1 0 होगा तो इसका मतलब 5 आपका 1 के इक्वल होगा, और अगर 5 1 स्टेरिक लेस देन 0 होगा तो दैट मीन्स आपका 5 1 लेस देन 1 होगा. अच्छा, अब जैसे हमने एक दफ़ा इंटरसेप्ट इंक्लूड किया और फिर एक और वेरिएंट में हमने इंटरसेप्ट और ट्रेंड दोनों इंक्लूड किए. ठीक है, तो उससे क्या होता है, इफ़ वी इंक्लूड इंटरसेप्ट एंड ट्रेंड देन बायसनेस इंक्रीजेस. So critical values of the tau test to test hypothesis that 5 1 steric equals 0 are different for each of the preceding three specifications of the Dickey-Fuller test. ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा कि जो भी इक्वेशन है, जो भी वेरिएंट है, ड्रिफ्ट के साथ है, विदाउट ड्रिफ्ट है, या ड्रिफ्ट और ट्रेंड के साथ है, आप हर इक्वेशन को एस्टिमेट करेंगे और फिर आप जो डिकी फुलर ने टाउ टेस्ट का टेबल बनाया है, सेपरेट टेबल्स हर एक के लिए बनाए हैं कि ड्रिफ्ट वाली इक्वेशन देख रहे हैं, बगैर ड्रिफ्ट वाली देख रहे हैं, ड्रिफ्ट और ट्रेंड वाली देख रहे हैं, तो उन सब के लिए डिकी फुलर टेबल में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. आप अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिकी फुलर का टेबल देखेंगे कि आपकी इक्वेशन में क्या क्या चीज़ है, ड्रिफ्ट है नहीं है या नहीं है, टाइम ट्रेंड है या नहीं है, या दोनों हैं. तो हर चीज़ के लिए उन्होंने डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं. अच्छा, नाउ वी कम टू द ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट. पहले हमने क्या किया, डिकी फुलर टेस्ट, अब हम कर रहे हैं ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट. ऑगमेंट करने का मतलब होता है टू इनहैंस. ठीक है, मतलब कुछ ऐड कर देना, उसको ज़्यादा बेहतर बना देना. तो अब हम किस तरह से पिछले वाले टेस्ट को बेहतर बना रहे हैं उसको देखते हैं. In previous examples, it was assumed that the error term UT was uncorrelated. हमने पहले जो किया उसमें जो UT पे assumption थी वो ये थी कि जितने एरर्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड नहीं है. लेकिन अगर एरर टर्म्स UT आर कोरिलेटेड तो डिकी और फुलर ने अपना जो टेस्ट है डिकी फुलर उसको मॉडिफाई किया है और उसको कहा है ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, ताकि उस ऑटो कोरिलेशन को टैकल किया जा सके. ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एरर्स में ऑटो कोरिलेशन नहीं है तो डिकी फुलर टेस्ट लगेगा, और अगर आपको लगता है कि एरर्स में ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट लगेगा. ठीक है. अच्छा, इस टेस्ट में क्या होता है, वी ऑगमेंट द प्रीसीडिंग वेरिएंट्स बाय एडिंग द लैग्ड वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा वाई. आपको याद होगा कि जब हमने ऑटो कोरिलेशन का चैप्टर पढ़ा था तो हम कहते थे कि अगर डिफरेंट लैग्स पर एरर्स एक दूसरे से ऑटो कोरिलेटेड हों तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए भी जो एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करते हैं एरर की,
उसमें डिफरेंट लैग्स ऐड करने होते हैं ताकि वो हर लैग की ऑटो कोरिलेशन को कवर करे। तो हम अपने डिकिपुलर टेस्ट को कैसे ऑगमेंट कर रहे हैं, हम लैग्ड वैल्यूज ही ऐड करके, डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग्ड वैल्यूज ही ऐड करके लैग वो हम ऑटो कोरिलेशन को टैकल करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम यूनिट रूट टेस्ट करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास डेल्टा वाई टी की फॉर्म में होता है, और आम जब हम पहले ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उस वक्त हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ वाई टी था। लेकिन अगर आप ये बैक पे देखें, हमने जिस तरह से यूनिट रूट टेस्ट बनाया है, तो जो इक्वेशन 1 है उस फाइनल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड पे वो डेल्टा वाई टी की फॉर्म में है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि यूनिट रूट की जो भी इक्वेशन होगी उसका डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंस की फॉर्म में होगा, डेल्टा वाई टी की फॉर्म में होगा। तो अब अगर हमारी एरर्स ऑटो कोरिलेटेड हैं यू टी माइनस वन, यू टी माइनस टू, तो उस ऑटो कोरिलेशन को टैकल करने के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा वाई टी के लैग्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेते हैं। इस वाले वेरिएंट को अगर आप देखें, इसको हम देखें कैसे बनाते हैं। वाई टी इक्वल्स फाई वन वाई टी माइनस वन प्लस फाई टू वाई टी माइनस टू प्लस यू टी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें वाई टी के दो लैग्स हैं। अब इस तरह का हो जिसमें एक से ज़्यादा फाई हों, तो आई होप यू रिमेंबर कि हमने पढ़ा था कि उसकी स्टेशनैरिटी कंडीशन क्या होगी कि दोनों फाइज फाई वन प्लस फाई टू इन एब्सोल्यूट शुड बी लेस देन वन फॉर स्टेशनैरिटी। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा अगर फाई वन प्लस फाई टू इक्वल्स वन तो वो यूनिट रूट प्रोसेस होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी हमने यूनिट रूट टेस्ट करने के लिए जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए हम करेंगे विल सब्ट्रैक्ट फाई टू वाई टी माइनस वन फ्रॉम बोथ साइड्स। प्लीज़ इसको ज़रा गौर से देखें कि हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं। हम फाई वन वाई टी माइनस वन सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम फाई टू वाई टी माइनस टू सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम फाई टू ले रहे हैं जो वाई टी माइनस टू का कोफिशेंट है, और हम वाई टी माइनस वन ले रहे हैं। ठीक है, दोनों का एक समझे कॉम्बिनेशन सा ले रहे हैं। तो हम फाई टू वाई टी माइनस वन को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करके अगर हम अरेंज करें, इफ़ यू लुक एट द राइट हैंड साइड, तो फाई वन वाई टी माइनस वन, फाई टू वाई टी माइनस टू माइनस फाई टू वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। अब हमारे पास वाई टी माइनस वन की दो टर्म्स हैं, एक का कोफिशिएंट फाई वन है और एक का कोफिशिएंट माइनस फाई टू है। तो हम क्या करेंगे, वाई टी माइनस वन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आती है, इट इज़ इन दिस फॉर्म वाई टी इक्वल्स फाई वन प्लस फाई टू, वाई टी माइनस वन कॉमन आ गया। ठीक है, फिर माइनस जो फाई टू वाली टर्म्स थी जिनमें फाई टू कॉमन था, उसमें से फाई टू कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आ गई वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी माइनस टू प्लस यू टी। अब आप कहेंगे कि ये फाई टू वाई टी माइनस वन कहाँ से आया, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो था, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था फाई टू माइनस वन, उसको हम जब राइट हैंड साइड पे ले गए तो वो बन गया प्लस फाई टू वाई टी माइनस वन। तो हमारे पास दो टर्म्स हो गई वाई टी माइनस वन की, जिसमें से हमने वाई टी माइनस वन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में फाई आ गए, और फिर हमारे पास दो टर्म्स हो गई जिसमें फाई टू कॉमन था, तो फिर उसमें से हमने माइनस फाई टू कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में वाई टी माइनस वन और वाई टी माइनस टू आ गए। अच्छा, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वाई टी फ्रॉम बोथ साइड्स। अब ये वो स्टेप है जो हमने फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया था यूनिट रूट टेस्ट, वो किया था कि दोनों साइड से वाई टी माइनस वन को माइनस कर दिया था, ये वो स्टेप। ठीक है, तो पहले उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अपनी इक्वेशन को, उसके बाद हम दोनों साइड से वाई टी माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो इस तरह से हम वाई टी माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है ऑन द राइट हैंड साइड फाई वन प्लस फाई टू माइनस वन, क्योंकि हमारे पास वाई टी माइनस वन को कॉमन ले लिया हमने, फिर माइनस फाई टू ब्रैकेट वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी माइनस टू प्लस यू टी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया डेल्टा वाई टी। यहाँ पर जो पूरी टर्म थी फाई वाली, फाई वन प्लस फाई टू माइनस वन, उसको हमने कर दिया फाई स्टेरिक इंटू वाई टी माइनस वन, प्लस जो माइनस फाई टू था विद माइनस साइन उसको हमने गैमा कर दिया, और अंदर क्या था वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी माइनस टू, तो ये क्या हो गया, ये है डिफरेंस ऑफ वाई टी माइनस वन। डिफरेंस है ना बिटवीन फर्स्ट लेग एंड द सेकेंड लेग, तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। तो अब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे यूनिट रूट के लिए किस पे, फाई स्टेरिक पे। तो फाई स्टेरिक 0 होगा, इसका क्या मतलब होगा कि फाई वन प्लस फाई टू वन है, तो यू वी हैव यूनिट रूट प्रोसेस। अगर फाई स्टेरिक लेस देन 0 होगा, दैट मीन्स फाई वन प्लस फाई टू बोथ आर लेस देन वन और सीरीज इज स्टेशनरी। अभी भी आपका जो हाइपोथेसिस है वो फाई स्टेरिक पर ही टेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर डेल्टा सॉरी गैमा इंटू डेल्टा वाई टी माइनस वन का क्या यूज है, यहाँ पे गैमा डेल्टा वाई टी माइनस वन का ये यूज है कि ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग वैल्यू है। हमने कहा कि अगर आपकी जो एरर्स हैं वो ऑटो कोरिलेटेड हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग यूज करेंगे उस ऑटो कोरिलेशन को रिमूव करने के लिए। तो डेल्टा वाई टी माइनस वन इज द लैग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई टी। अब किसी भी लेवल की ऑटो कोरिलेशन हो सकती है, यहाँ पे आपने सिर्फ फर्स्ट लैग लिया हो सकता है सेकंड की हो, थर्ड की हो, एंड अप टू सो ऑन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आई लगा देते हैं। If model includes lag value of dependent variable and we do not include it, then it will lead to model misspecification। ठीक है, कि आपके मॉडल में लैग वैल्यू आ रही थी, आपने नहीं लगाई, तो ऑब्वियसली वो एरर में जाकर आपके ऑटो कोरिलेशन क्रिएट करेगी। आप जो टी कैलकुलेट करेंगे वो बायस्ड होगा और जो डिकी फुलर टेबल है वो भी गलत हो जाएगा। सो जैसा कि अभी मैंने बात की कि हमें नहीं पता कि कितने लैग्स हमें ऐड करने हैं, तो हम एक जर्नलाइज्ड फॉर्म बना लेते हैं ऑगमेंटेड डिके फुलर टेस्ट की। वो क्या होगा, डेल्टा वाई टी अल्फा प्लस बीटा टी। अब देखें ड्रिफ्ट भी आ गया, ट्रेंड भी आ गया, फाई स्टेरिक जिस पे हाइपोथेसिस टेस्ट होता है वो वाली टर्म भी आ गई इंटू वाई टी माइनस वन प्लस, अब ये देख लें समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स वन टू रो गैमा आई डेल्टा वाई टी माइनस आई। अब इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा कि हमने एक जर्नलाइज्ड बना ली है टी माइनस आई। अब जितना भी लैग होगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अप टू 10th ऑर्डर और अप टू पीएथ ऑर्डर लैग होगा, जो ऑटो कोरिलेशन होगी आपके एरर में, आप उसके हिसाब से अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग्स लगा सकते हैं। और वही बात है कि जो लैग सिलेक्शन है दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ AIC और SIC। Alright. So this was about the unit root test, graphical analysis, parallelogram, and a proper formal unit root test method. अब इसको आप देख लीजिए और इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। जब भी आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे, आप लोग मेरे ऑफिस में आ जाएं या जो क्लास के टाइम में है उसी में कुछ भी पूछना हो तो इसमें से यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है और लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर नंबर 21 का, वो इंटीग्रेशन, उसके लिए मैं आपको एक उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आप इन दोनों को देख लीजिएगा ताकि सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ चैप्टर 22 in our next class. Thank you.